गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी यहाँ तक का पोर्शन पढ़ लिए थे। आज हम लोग वेरियस फॉर्म ऑफ इंथैल्पी चेंज के बारे में बात करेंगे। इंथैल्पी का कंसेप्ट एक बार फिर से ध्यान में करो। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज। वही आपको बताया था कि अगर हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रहा हो कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो उसे इंटरनल एनर्जी चेंज कहा जाता है। अब इंथैल्पी चेंज को किस प्रोसेस में वो इंथैल्पी चेंज हो रहा है उसके अनुसार से उसको वेरियस फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। जैसे सबसे पहले कहा था इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहां डिफिनेशन आता है द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस यानी कि किसी सब्सटेंस के 1 मोल के बनने में जो भी इंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे अगर हम लोग एक केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं Ab2। अब ये देखो कि इस Ab2 का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है। इस Ab2 का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट A और B है, तो यहां लिख दिए A और इस जगह पर लिख दिए B। अब इसे बैलेंस करना है, लेकिन बैलेंस करते वक्त में ध्यान ये देना है कि आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल रहे हैं और इसका डेफिनेशन है द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका नंबर ऑफ मोल 1 ही रहेगा और इसको 1 करते हुए इसको बैलेंस करना है। A1 1, B का 2 है तो यहां पर आपको 2 रखना है और सपोज इस जगह पर डेल्टा H का वैल्यू -20 किलो जूल पर मोल आ रहा है, तो कहा जाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ab2 इज -20 किलो जूल पर मोल इसलिए लगाया गया क्योंकि वो आप 1 मोल को कंसीडर कर रहे हैं। ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ये 393.5 किलो जूल हीट एनर्जी रिलीज करता है। इनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ कार्बन लिख दिए और ऑक्सीजन डायटोमिक है इसलिए हमेशा O2 लिखा जाता है। कार्बन मोनोएटॉमिक है इसलिए C लिखा जाता है। तो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन इसलिए C+O2 लिखा गया। एक और टर्म आता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज में डेल्टा H की जगह पर डेल्टा H0 लगा दिया जाता है। तो यहाँ अगर हम लोग लिखें तो डेल्टा H0 कब कहा जाता है? इफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, यानी 298 केल्विन टेम्परेचर पर जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है वही फॉर्म उस केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इन्वॉल्व हो रहा हो तो वो उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज कहा जाता है। तो जैसे यहाँ कार्बन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में है तो C+ लिख दिए। ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में पाया जाता है O2 इन गैसेस स्टेट, यहाँ CO2 ये भी इन गैसेस स्टेट है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ CO2 लिखेंगे एंड इट वुड बी इक्वल टू रिएक्शन चूंकि एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में माइनस साइन लगाते हैं तो -393.5 किलो जूल पर मोल। ये हुआ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन ध्यान ये देना है फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी एलिमेंट कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया C6H12O6 ये सॉलिड फॉर्म में है और यहां कह रहा है कि इट्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू इज -800 किलो जूल पर मोल। ये डाटा हम आपको समझाने के लिए अपनी तरफ से लिए, कोई जरूरी नहीं कि -800। अब इसका इक्वेशन लिखना है तो ध्यान ये देखो कि इस ग्लूकोज में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन सा है। इस ग्लूकोज का कंस्टिट्यूएंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनका फॉर्मेशन, इसके 1 मोल का फॉर्मेशन इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से होना है, भले ही वो प्रैक्टिकली हो या फिर नहीं हो। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यानी कि हाइपोथेटिकल इक्वेशन हो। तो यहाँ इक्वेशन लिखेंगे तो कार्बन आ गया इन सॉलिड स्टेट क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू ले रहे हैं। हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है, ये गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। O2 ये भी गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब इसको बैलेंस करना है
लेकिन बैलेंस करते वक्त में इसके नंबर ऑफ मोल में चेंज नहीं करेगा, ये 1 ही रहेगा। अब देखो कार्बन 6 है, यहाँ 1 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन 12 है, यहाँ 2 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ 2 तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। और यहाँ इस ग्लूकोज के 1 मोल के फॉर्मेशन में 800 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है, देयरफॉर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इज -800 किलो जूल पर मोल। तो हमें लगता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज और ध्यान देना होगा, अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंटल मॉलिक्यूल 0 होता है। एलिमेंटल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल के दो टाइप हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट की वजह से बना हो तो उन्हें हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। जैसे अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, CH4 को ले लें, तो ये सभी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहा जाएगा। इनका अपना कुछ न कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू होगा। एलिमेंटल मॉलिक्यूल उन्हें कहा जाता है जो आइडेंटिकल टाइप ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन से बने, जैसे H2, O2, N2, ये सभी के सभी एलिमेंटल मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि H2 में सिर्फ H और H है। अब ये डायटोमिक भी होते हैं, पॉलीएटॉमिक भी होते हैं और कुछ मोनोएटॉमिक भी होते हैं। जैसे ये सब डायटोमिक है, लेकिन अगर आप कार्बन लिखते हैं, सोडियम लिखते हैं, पोटेशियम लिखते हैं, तो ये सब का सब मोनोएटॉमिक है। 2 से ज्यादा भी होता है, जैसे फास्फोरस का P4 होता है, सल्फर का S8 होता है, अगर ओजोन को ले लें तो O3 होता है। तो ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल है, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये सब मोनोएटॉमिक है और ये सब डायटॉमिक है। तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल इन सब का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू 0 होगा और न्यूमेरिकल बनाते वक्त में आगे इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एक बार फिर से, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस from their constituent element is called enthalpy of formation. If all the constituents are in their standard states and at 298 Kelvin, then the enthalpy change is called a standard enthalpy change of formation और इसे डेल्टा FH नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। enthalpy of formation के बाद में अब टर्म आता है enthalpy of combustion। फिर उसी तरीके से याद करो, enthalpy change during the combustion of 1 mole of a substance is called enthalpy of combustion। जैसे अगर मान लिया कि B का combustion करा है, B on combustion it results the formation of BO2 and it release 400 kilojoule energy। तो यहां अगर हमें enthalpy of combustion निकालना है तो combustion के लिए C लगा दिए, if all are in their standard states तो H नॉट हो गया। किसका enthalpy of combustion है? B का, तो यहां B लिखे and it would be equal to -400 किलोजूल पर मोल। अब यहां सवाल उठता है कि माइनस क्यों लगा? रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है। फॉर्मेशन था तो फॉर्मेशन में हम लोग डेल्टा FH नॉट लिखे थे, F फॉर फॉर्मेशन, और यहाँ C फॉर क्या हो गया? कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ में आया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन समझ में आया। उसी तरह से एक और टर्म आता है जिन्हें हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डेल्टा RH नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा F हो गया फॉर्मेशन के लिए, डेल्टा C हो गया कंबशन के लिए, डेल्टा R हो गया रिएक्शन के लिए। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, with the help of enthalpy of formation of product and reactant we can determine the enthalpy of reaction। enthalpy of reaction delta RH naught is equal to sum of enthalpy of formation, enthalpy of formation of product minus sum of enthalpy of formation
of formation of reactant, यानी प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस कर देते हैं। इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, डेल्टा RH नॉट इज इक्वल टू, इसे समेशन कहा जाता है, सिग्मा भी कुछ लोग कहते हैं, यहां से सम के फॉर्म में निकलता है, यानी कि समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए P लिख दिए, माइनस सम ऑफ अ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वहां इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। इन सब डाटा का हम लोग को न्यूमेरिकल में यूज करना है। डेफिनेशन हम लिख दिए हैं, जहां फार्मूला का जरूरत पड़ेगा जैसे इस फार्मूले का, तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब जो टॉपिक पढ़े हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, उसी से रिलेटेड एनसीईआरटी का एक दो क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.11। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.11 बताता है द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। कंबशन किसका दिया हुआ एंथैल्पी ऑफ कंबशन? कार्बन का। ये कार्बन कन्वर्ट करा कार्बन डाइऑक्साइड में इज -393.5 किलो जूल पर मोल। तो आपसे पूछा जा रहा है 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में कितना एंथैल्पी चेंज होगा। एक्चुअली एक तरीके से ये क्वेश्चन यूनिटरी मेथड का है। पहले जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेफिनेशन बताए हैं उससे इक्वेशन में कन्वर्ट करो। क्या डेफिनेशन था? द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो यहाँ कार्बन का कंबशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो सॉल्यूशन देखो इस तरीके से निकालेंगे हम लोग। कार्बन ऑन कंबशन इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एंथैल्पी ऑफ कंबशन जिसका रहेगा उसका नंबर ऑफ मोल 1, तो यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन, संयोग से ये बैलेंस है। और इस जगह पर एंथैल्पी चेंज का वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा H इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल पर मोल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में कितना होगा। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालते हैं, 12 + 16 × 2 इट वुड बी इक्वल टू 44 ग्राम। यानी दूसरे में भी ये कह सकते हो कि कंबशन ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज 393.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी। यानी डेल्टा H का वैल्यू -393.5 किलो जूल है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 44 ग्राम। तो अब यूनिटरी मेथड से निकालते हैं। नाउ सिंस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हैज एंथैल्पी चेंज वैल्यू डेल्टा H इज -393.5 किलो जूल पर मोल। तो 1 ग्राम से कितना होगा? -393.5 डिवाइडेड बाई 44। और कितने ग्राम का निकालना है? 35.2 ग्राम। तो 35.2 ग्राम के लिए निकालोगे तो -393.5 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 35.2। अब ये जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू किलो जूल पर मोल में आएगा। उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा यूनिट इसका किलो जूल में। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है। अभी 6.11 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 6.12। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO इन गैसेस स्टेट, यानी कि स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट दिया हुआ है CO2 इन गैसेस स्टेट, CO2 इन गैसेस स्टेट, N2O in gaseous state, N2O in gaseous state and N2O4 in gaseous state, N2O4 in gaseous state are -110
-393 plus 81 and plus 9.7 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो हम सीक्वेंस में लिखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा RH नॉट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है फॉर दिस रिएक्शन। N2O4 in gaseous state plus 3CO in gaseous state, it gives N2O in gaseous state plus 3CO2 in gaseous state. इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वैल्यू निकालना है और ये सब का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। हम लोग एक फॉर्मूला डिस्कस किए थे, सॉल्यूशन पर आते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट में कौन कौन है, N2O और 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज करना है। ध्यान से देखना, मेन वही पार्ट है, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देंगे। N2O का वैल्यू कितना है 81, तो यहाँ 81 कर दिया, प्लस 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का 3 मोल है, तो यहाँ हम लोग 3 लिखेंगे इनटू कार्बन डाइऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखो -393, तो यहाँ -393। सारा प्रोडक्ट हो गया, यही दो प्रोडक्ट। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में देखो N2O4 है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 9.7, तो यहाँ लिख दिया 9.7 प्लस 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ भी नंबर ऑफ मोल 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड का वैल्यू है -110, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे -110 से। इमेज यही देखना था। प्रोडक्ट 1 मोल, तो ये वैल्यू वही रह गया। यहाँ 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ भी 3 मोल था, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बाकी आपको इसको सोल्व करना है, आंसर इसका एग्जैक्ट आ जाता है। इतना सोल्व तो करना ही पड़ेगा आपको, मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। केमिस्ट्री यही था, मेन पार्ट ये ध्यान रखना था, तो ये आपको सोल्व करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.13, ये भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है। यहाँ इस जगह पर कहा जा रहा है, एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इसको आप देखोगे, नाइट्रोजन इन गैसेस स्टेट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन गैसेस स्टेट टू फॉर्म अमोनिया 2NH3, इट इज ऑल्सो इन गैसेस स्टेट। और यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दिया हुआ है -92.4 किलो जूल पर मोल। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का वैल्यू निकालना है। और इस बार में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। इसके पहले का जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे, वहां पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ था और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाले थे, यानी कि फार्मूला सेम यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आते हैं सॉल्यूशन पर, किस तरीके से बनाएंगे। वी नो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ a standard enthalpy of formation of product minus sum of a standard enthalpy of formation of reactant। अब यहाँ इस क्वेश्चन में enthalpy of reaction का वैल्यू दिया हुआ है, it is -92.4 किलो जूल पर मोल। अब प्रोडक्ट में सिर्फ अमोनिया है और इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वही आपको निकालना है। तो इनमें अमोनिया का नंबर ऑफ मोल 2 है और इसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू को हम लोग x मान लेते हैं, तो 2 × x माइनस रिएक्टेंट में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है,
अब आप याद करो, जब एंथैल्पी जो फॉर्मेशन बता रहे थे उस वक्त में बताए थे कि एलिमेंटल मॉलिक्यूल का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर ये भी एलिमेंटल मॉलिक्यूल है और ये भी एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, तो इस नाइट्रोजन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू 0, यहाँ इनका 3 मोल है और ये भी एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, तो इनका भी 0 हो गया। ये याद रखना होगा आपको, ध्यान रखना होगा। और -92.4 it would be equal to 2x minus 0, therefore x would be equal to -92.4 divided by 2 minus 46.2 किलो जूल पर मोल। x का वैल्यू निकल गया। x किसको आप माने थे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को। तो एक स्टेप और बढ़ जाओ, therefore the standard enthalpy of formation of ammonia it would be equal to -46.2 किलोजूल पर मोल। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो हम यहाँ इसको सोल्व कर दिए। तो आप साइड बुक वगैरह से बना रहे हैं, तो या आप इंसर्टेड बुक पढ़ोगे तो टेक्स्ट के अंदर में भी Fe2O3 आयरन ऑक्साइड से एक वैल्यू जो समझाया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वहां बना करके समझाया है टेक्स्ट में, उसको भी आप सोल्व करके देखिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब इस थर्मोडायनामिक्स के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको, हेड्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है। ये बताता है द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट whether it completed in one step or more than one step। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के और भी मेथड हो सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक मेथड से, यानी कि डायरेक्ट या दूसरे वे में हम लोग कहें, सपोज ए कोई केमिकल सब्सटेंस है और ये कन्वर्ट कर रहा है बी में, यानी कि डायरेक्ट ये वन स्टेप में कंप्लीट कर रहा है, और यहां एंथैल्पी चेंज का वैल्यू आ रहा है डेल्टा एच। या फिर ऐसे भी हुआ कि ए पहले कन्वर्ट कर गया सी में और फिर ये कन्वर्ट कर गया बी में, तो ए से सी में कन्वर्ट करने पर एंथैल्पी चेंज का वैल्यू आ रहा है डेल्टा H1, सी बी में कन्वर्ट किया और यहां एंथैल्पी चेंज का वैल्यू आ रहा है डेल्टा H2। तो हेड्स लॉ क्या बताता है? द एंथैल्पी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट whether it completed in one step or more than one step। या तो ये वन स्टेप में कंप्लीट हो या मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो, दोनों कंडीशन में ये वैल्यू बराबर होगा। दैट इज, यानी इस रिएक्शन को अगर हम लोग कहें तो यहां रिलेशन आ जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ये हेड्स लॉ का होगा। अब इस हेड्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है? तो हेड्स लॉ का एप्लीकेशन ये है कि इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एंथैल्पी चेंज डायरेक्टली, जैसे ए से बी में कन्वर्जन का वैल्यू अगर हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते तो हम लोग इनडायरेक्ट वे में निकाल सकते हैं। यहाँ पहले H1 निकाल लिए, H2 निकाल लिए और इन दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं। या फिर इन तीनों में से कोई एक वैल्यू मिसिंग है जो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, तो इन बाकी के दो डाटा को यूज करके तीसरे का वैल्यू जो है वो निकाला जा सकता है। ये हेड्स लॉ का एप्लीकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन दिया हुआ है और मोर देन वन स्टेप भी ये बनते हैं। केमिस्ट्री भी है और थोड़ा सा अलजेब्रा का कंसेप्ट जैसा होगा, आपको लगेगा कि मैथ्स का इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो डिफिनेशन यहाँ तक बता दिए, इसका एप्लीकेशन यानी कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ टॉपिक बता दी कि आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी बुक से देख करके रखोगे कि हेड्स लॉ में किस तरीके से क्या बताया हुआ है, कैसे न्यूमेरिकल सोल्व किया जाता है। तो आज यहीं तक।